हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 पर। तो ये ईवीएस का लेक्चर चल रहा है, पर्यावरण अध्ययन। इसके अंदर ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस है। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन एक वीडियो में बनाए थे और 10 क्वेश्चंस एक वीडियो में, मतलब 25 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। और इसके अंदर भी हमारे पास में 15 से 18-20 क्वेश्चन के आसपास हैं इस वीडियो में। तो इन्हें आप लोग देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी ईजिली समझ आएंगी चीज़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इनमें से एक गैस वायुमंडल में 21% भाग है तो और मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। वह गैस कौन सी है? ये तो सभी को पता है, वो हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? मोटर वाहनों के निर्वातक, जो मोटर वाहनों से कूड़ा करकट मतलब धुआं वगैरह निकलता है उसकी बात कर रहे हैं। जलाऊ लकड़ी का जलाना, पवन चक्की, विद्युत संयंत्र। तो इसमें से हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, पवन चक्की। तो पवन चक्कियों से हमारे पास में एनर्जी बनती है, जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब चीज़ें बन जाती हैं, वो हवा की वजह से घूमता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है, संगमरमर के संरक्षण का संक्षारण का क्या कारण है? ठीक है, तो इसके जो संक्षारण है इसका क्या कारण है, मतलब जो ये हमारे पास में ख़राब हो रहा है, संगमरमर वाइट था वो पीला किस कारण से पड़ रहा है, वो हमारे पास में आप लोग बता सकते हो। धुएं के कारण होता है, कोहरा से होता है, और CFC के कारण होता है, अम्लीय वर्षा के कारण होता है। तो ये सबको पता है, अम्लीय वर्षा के कारण होता है। जब जब अम्लीय वर्षा होती है तो ये हमारे पास में जो अम्लीय वर्षा होती है वह जीवों के लिए नहीं, अपितु बिल्डिंग वगैरह हो गई, पेड़ पौधे हो गए, जो जल में जीव रहते हैं उनके लिए, सबके लिए ही हानिकारक होती है जलीय। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। तो आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायु में मिलकर अम्लीय वर्षा बनाते हैं। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये दोनों अम्ल जब वायु के साथ मिलते हैं तो अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है, मतलब जल को संरक्षित करने के लिए नहीं है? तो प्रतिस्थापन, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण। ये हमारे पास में 3R का फॉर्मूला है। जल को संरक्षित रखने के लिए 3R का फॉर्मूला है। रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना है जल का, जितना हो सके कम से कम। रीयूज करना है, जैसे एक बार सब्जी वगैरह हैं उनको धोने के बाद में उस पानी का यूज़ हम पेड़ पौधों में कर सकते हैं। रिसाइकल, ठीक है, वापस से उसको हम अच्छे से मतलब फिल्टर वगैरह करके ठीक कर ले। ये सब चीज़ें तो संरक्षण के काम आता है, लेकिन नहीं पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है, प्रतिस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से क्या निकलता है? जो अपूर्ण दहन होता है पेट्रोल डीजल का, तो हमारे पास में क्या निकलता है? आप लोगों के ऑप्शन नंबर एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग चैनल पर यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कीजिए कि इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पेट्रोलियम एंड डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जो वो वायु है वो निकलती है बाहर, गैस निकलती है, और यह जहरीली मतलब विषैली गैस है जो कि रुधिर में ऑक्सीजन वाहक की क्षमता को घटाती है। रुधिर मतलब हमारे पास में ब्लड की बात कर रहा है, खून की बात कर रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है उसको कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर एक नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से हमारे पास में ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए
नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन हमारे जो वायुमंडल है इसमें 78% होती है, तो यही हमारे पास में ग्रीन हाउस गैस की गैस नहीं है। तो इसके अंदर अब हम दो लोग देखते हैं, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, जलवाष्प जैसी गैसें अपना जो भी हमारे पास में ग्रीन हाउस गैस है उसके अंदर प्रभाव डालती हैं, ठीक है, योगदान देती हैं कुछ ना कुछ। एंड साथ में हमारे पास में CO2 भी होता है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस जो है इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा ये है, जो ये गैसें मिलकर सूर्य से आने वाली एनर्जी को पृथ्वी पर ही रोक लेती हैं और उसको वापस नहीं जाने देती हैं, और उसके बाद में हमारे पास में जो एक पर्टिकुलर जगह का, मतलब जिस भी जगह का एरिया बढ़ जाता है उसी जगह पे हमारे पास में ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और इसका कारण कई जगह देखने के लिए मिलता है, जैसे हमारे पास में वो बर्फ़, हिमालय वगैरह में बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाती है अधिक गर्मी होने की वजह से। और जो समुद्र के किनारे, मतलब जो समुद्र के किनारे पे झुग्गी झोंप, मतलब जो इलाका है तट के पास में समुद्र के में, वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ जाने के कारण वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये इसीलिए प्रदूषण को रोकने की बात की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रति वर्ष जुलाई महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, यह अवसर कहलाता है। मतलब किस अवसर पर हमारे पास में लोगों के द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं जुलाई महीने के अंदर, और उस अवसर को क्या कहते हैं, मतलब वो कौन सा पर्व है, कौन सा त्यौहार है, इस टाइप से पूछा हुआ है। वन संरक्षण दिवस है, वृक्षारोपण माह है, वन महोत्सव है, वन्य जीव सप्ताह है, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर है जो इसका वो हो जाता है वन महोत्सव। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि वन महोत्सव जुलाई के महीने में, जुलाई महीने में किस डेट से किस डेट के बीच में लगता है, ठीक है। ये हमारे पास में 7 दिन चलता है, और अब बताना है आप लोगों को किस डेट से किस डेट के बीच में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जो प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन हैं, प्रकृति से हमें अपना आप ही मिले हैं, मानव के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। खनिज हमारे पास में हो गया, यहाँ पे पूछा नहीं, ठीक है। जल हो गया है, मृदा हो गई है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो हमें पर्यावरण से नहीं मिली है, ये मानव ने खुद से बनाई है, ठीक है। तो ये मानव निर्मित है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हो, ये आंसर देख सकते हो, विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। खनिज, जल, मृदा, वन, कोयला, सूर्य का प्रकाश, CNG, इस टाइप की जो गैसें हैं वो सब चीज़ हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है, मानव के द्वारा नहीं बनाई गई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आ जाते हैं, निम्नलिखित में से एक अन्य अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। अक्षय, ठीक है, जो कभी भी खत्म ना हो, वो प्राकृतिक संसाधन कौन सा है इसकी बात कर रहा है। अक्षय का मतलब है कभी भी समाप्त ना होने वाला सोर्स, जिसके भंडार हमेशा भरे रहें, ठीक है। तो कोयला एक ऐसी चीज़ है वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। पेट्रोलियम भी कभी भी ख़त्म हो सकता है। सूर्य का प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। और खनिज भी कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हो। जो प्राकृतिक संसाधन मानवीय गतिविधियों से समाप्त नहीं हो सकते, उनको क्या कहेंगे हम, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसके उदाहरण है वायु हो गया है, सूर्य का प्रकाश हो गया है, मृदा हो गया है, जल हो गया है, ठीक है। जल हमारे पास में किस प्रकार से, जो समुद्रों का भी जल है, बहुत सारा जल है, लेकिन पीने योग्य जल की बात करते हैं, जैसे ही हम पीने योग्य जल की बात करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो केवल हमारे पास में 3% जल ही है पीने योग्य। और पीने योग्य में से भी मैक्सिमम जल तो नदी नालों में बह के समुद्रों में ही चला जाता है। तो आप लोगों के पास जल तो काफ़ी कम है, इसलिए इसको वेस्ट ना किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, और वैसे आप लोग टीचर हो तो सब जानते ही हो, समझदार हो। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युगल है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल बताना है। कोयला, मृदा तो कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती है। वायु, सूर्य का प्रकाश, तो वायु
वायु भी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ना ही सूर्य का प्रकाश कभी भी खत्म हो सकता है। जल भी हमारे पास में कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है समुद्रों में बहुत सारा जल है। हाँ, पीने योग्य जल की बात करते तो वो खत्म हो ही जाता। अब यहाँ पे वन्य जीव, जो जीव वगैरह है और खनिज है, ये तो कभी भी खत्म हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? कोयले से प्राप्त ना होने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? तो कोक हमारे पास कोयले से ही प्राप्त होता है, कोलतार भी हमें कोयले से ही प्राप्त होता है, कोल गैस है जो कोयले वाली गैस है वो भी हमें कोयले से प्राप्त होती है, लेकिन सीएनजी है जो ये पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाने वाली गैस है, तो ये पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, ना कि हमारे पास में कोयला से प्राप्त होती है। और जो हमारे पास में कोलतार है लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, अप्रोक्स 200 पदार्थों का, ठीक है, इतने पदार्थों का मिश्रण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। जीवाश्म ईंधन जिसके अवशेषों से प्राप्त, मतलब किसके अवशेषों से प्राप्त होते हैं? जीवाश्म ईंधन है जो किससे प्राप्त होते हैं हमें? निर्जीव पदार्थों से, केवल मृत पक्षियों से, केवल मृत कीटों से, या फिर मृत जीवों से? केवल मृत पक्षियों से तो नहीं, केवल मैं तो कुछ भी केवल पक्षियों की बात कर दिया, ऐसा तो नहीं है। केवल कीटों की बात कर दी, ये भी नहीं है। निर्जीव पदार्थों से नहीं होते, वो हमारे पास में मृत जो जीव थे उनसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास में है। जीवाश्म ईंधनों का निर्माण सजीवों के मृत शरीर से होते हैं, जो हमारे पास में लाखों करोड़ों साल पहले दब गए थे, एक बार उथल पुथल हुई थी पृथ्वी के अंदर, जो भी जीव, पेड़ पौधे वगैरह वनस्पति थी वो पृथ्वी के नीचे दब गई, और एक उच्च ताप दाब के कारण ये कोयला वगैरह हो गया, जीवाश्म ईंधन जो भी है उन सब में बदल गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मृत वनस्पति के कार्बोनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? अब कार्बोनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोयला, सेकंड है कोल गैस, थर्ड है कोक, फोर्थ है हमारे पास में कोलतार। तो ये जो तीन है नीचे वाले, ये तो हमारे पास में कोयला से ही प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, और कार्बोनीकरण से हमारे पास में क्या प्राप्त होता है? कोयला। कार्बोनीकरण से कोयला प्राप्त होता है, वनस्पति के कार्बोनीकरण होता है, फिर उसके बाद में हम खुद से कोयला हो गया, कोक हो गया, कोलतार वगैरह ये सब चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। तो मृत जीवों के कार्बोनीकरण के कारण कोयला बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। कोलतार से नैप्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है, और इसका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? किस चीज़ को भगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? कोलतार से नैप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 मच्छर, सेकंड है मधुमक्खी, थर्ड है मोथ, फोर्थ है हमारे पास में सांप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोथ, ठीक है। मोथ को भगाने के लिए, और जो हमारे पास में कीटाणु वगैरह होते हैं उन चीज़ों को भी भगाने के लिए काम में ली जाती हैं। और नैप्थलीन, पेपर में ये भी आ सकता है कि नैप्थलीन की गोली किससे बनती है, तो वो कोलतार के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का एक अवयव नहीं है? पेट्रोलियम का अवयव कौन सा नहीं है? पैराफिन मोम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, स्नेहक तेल हो गया, कोक हो गया। आप लोगों को पता है जो कोक है वो कोयले से बनाई जाती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो यहाँ पे जो कोक है वो कोयले से बनती है, यही हमारे पास में पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। सही कथन का, प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। तो ये बात गलत है। हम प्राकृतिक गैस को पाइपों के द्वारा, अब तो घरों पे भी कनेक्शन चलने लग गया है। प्राकृतिक गैस मीन्स सीएनजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कनेक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पाइपों द्वारा। प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता। ये भी गलत बात होगी, क्योंकि हम तो सीएनजी का सीधा उपयोग करते हैं, आप लोग सब जानते हो। और प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसकी फुल फॉर्म है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। ये हमारे पास में करेक्ट है, क्योंकि सिलेंडर्स के अंदर
अधिक दाब के द्वारा सिलेंडर के अंदर भरा जाता है और उसको लिक्विड फॉर्म में हो जाती है उसके अंदर। फिर है प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जाता, तो नहीं किया जाता ये भी गलत है, विद्युत भी बनाई जा सकती है इससे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ है जिनका आवास। अब आवास पूछ रहा है कि जो कहाँ पे रहते हैं, पेट्रोलियम किसके द्वारा बना हुआ है, तो मृदा पे जो जमीन पे रहते हैं उनके द्वारा पेट्रोल बनता है, मृत जो समुद्र में रहते हैं उनके द्वारा बनता है, पेड़ पौधों के द्वारा बनता है, चट्टानों के द्वारा बनता है। तो हमारे पास में जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, ये बी है, सॉरी आगे पीछे हो गया है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी है, ये सी है, ठीक है। तो समुद्र में रहने वाले जो जीव हमारे पास में समुद्र में रहते हैं उनके द्वारा ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है, क्योंकि समुद्र के नीचे जो जीव दबे रह जाते हैं उनसे ही हमारे पास में कुछ तो समुद्र का पानी जाता है और उच्च दाब ताप की वजह से वहाँ पे लिक्विड जो फॉर्म होता है वही हमारे पास में पेट्रोलियम होता है। और पेट्रोलियम के ऊपर ही, जस्ट ऊपर ही हमारे पास में सीएनजी गैस मिलती है, ठीक है। जो सीएनजी गैस होती है वो भी पेट्रोलियम के ऊपर ही मिलती है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र के नीचे मृत जीवों से हुआ है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस के लिए, ताकि आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।